हेलो। आज हम बात करेंगे जातिवाद। एक ऐसी समस्या है हमारे देश की जहाँ जिसके कारण भारत में अव्यवस्था पैदा होती रहती है। जातिवाद कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, ये कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी जातिवाद के बारे में यही कहा जा सकता है, जैसे जैसे हम प्राचीन काल से वर्तमान तरफ आ रहे हैं, वैसे वैसे जातिवाद आगे चलकर बढ़ता ही जा रहा है। कहने को तो ये कहा जाता है कि अशिक्षित समाज में ऐसा होता है, लेकिन हम देख रहे हैं शिक्षित समाज में भी जातिवाद बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हमको उस किताब का ध्यान आ रहा है जो एम.एन. श्रीनिवास जी ने लिखी थी, जातिवाद एवं अन्य निबंध। उस किताब में उन्होंने जिक्र किया था कि जैसे जैसे ट्रेन का शुरुआत हुई भारत में, बम्बई से थाने के बीच, और डाकतार की शुरुआत हुई 1853 के आसपास, तो ट्रेन ने और डाक ने इस चीज़ को बढ़ाने का काम किया। हालांकि इस बात को डिटेल में समझने के लिए आपको ये किताब पढ़नी पड़ेगी। कास्टिज्म एंड अदर एसेज, इंग्लिश में है, हिंदी में है। अपने आप में ये चीज़ काफ़ी क्लियर करती है। अब बात आती है जातिवाद है क्या। जातिवाद एक जाति के लोगों की वह भावना है जो अपनी जाति के हित के सम्मुख अन्य जाति के सामान्य हितों की अवहेलना और प्रायः हनन करने को प्रेरित करती है। मतलब ये कहना होता है जातिवाद का कि हमारी ही जाति श्रेष्ठ है, दूसरे की जाति श्रेष्ठ नहीं। अपनी जाति को श्रेष्ठ मानना कोई गलत नहीं, लेकिन साथ में ये कहना कि दूसरे की जाति नीची है, कमज़ोर है, वो आगे नहीं बढ़ पाती है, तो ये चीज़ बात है, ये प्रेरित करने वाली जो बात है ये गलत है। अपनी जाति के लोगों के बीच इस तरह की बातें लाना ये वास्तव में समाज विरोधी व्यवहार है। लेकिन जातिवाद में ऐसा ही होता है। खासकर पनिक्कर साहब ने इसको इस तरह से परिभाषित किया कि राजनीतिक भाषा में उपजाति के प्रति निष्ठा की भाव ही जातिवाद है। राजनीति में मतलब अपनी जाति के प्रति निष्ठा की भावना जातिवाद है। ये हम दो रूपों में देख सकते हैं, एक तो राजनीतिक मनोवैज्ञानिक रूप में और दूसरा व्यवहारिक रूप में। मनोवैज्ञानिक रूप में किस तरह से हम कह सकते हैं, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से जातिवाद से प्रभावित व्यक्ति अपनी भावनाओं को अपनी जाति के केंद्र में रख देता है। मतलब ये मानना होता है कि जो भी प्रभावित व्यक्ति है वो अपनी भावनाओं को अपनी जाति के केंद्रित कर देता है और उनके लिए चिंता करता है, इसलिए इसे समाज विरोधी भी कहा जा सकता है। मतलब उसके दिमाग में केवल अपनी जाति के कल्याण के बारे में दिमाग में चलता है। हमारी जाति का क्या होगा, हमारी जाति के लोगों का कैसे होगा, ये सारी बातें चलती रहती हैं। दूसरी तरफ व्यवहारिक पक्ष क्या है, जातिवाद से प्रेरित व्यक्ति अपनी ही जाति के कल्याण के बारे में सोचते हैं, विचारते हैं ही नहीं बल्कि उसी के अनुसार कार्य करते हैं। यहाँ पर मतलब उसी के अनुसार कार्य करते हैं, उसी के लिए कार्य करते हैं। कल्याण की भावना तो है ही, सोच तो है, लेकिन साथ में उसी के लिए जो कार्य करना है ये वास्तव में उसका व्यवहारिक पक्ष है। मतलब जो भी काम करना है अपनी जाति के कल्याण के लिए, अपनी जाति के भले के लिए, वही सब चीज़ें दिन रात उसी के बारे में सोचते रहते हैं। तो वास्तव में जातिवाद का ये दृष्टिकोण दिखाई देता है। कहने का मतलब यह है कि भारत में जाति पिछले 50-60 सालों में तेज़ी से फैली। इसके कारण अनेक राजनीतिक संगठन भी बने, अनेक राजनीतिक दृष्टिकोण भी आए। इसके अगर हम कहेंगे राजनीति भी वर्तमान में जातिवाद से ही प्रभावित है। खासकर रजनी कोठारी की पुस्तक राजनीति में जाति इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में समझा सकती है। इस किताब का भी अवलोकन किया जा सकता है। कहने का यह दृष्टिकोण यहाँ पर यह है कि जातिवाद की समस्या भारत में प्रत्येक प्रदेश में, प्रत्येक स्थान पर किसी न किसी रूप में दिखाई पड़ती है। अब बताते हैं इसके पीछे कारक कौन कौन से हैं। एक तो यह है कि प्रचार व यातायात के साधनों में वृद्धि। प्रचार या यातायात के साधनों में वृद्धि से ही जातिवाद को बढ़ावा मिलता है। जो बिखरे हुए सदस्य थे उनको एक साथ जोड़ने का काम प्रचार द्वारा किया जा सकता है। यातायात के साधनों से की मदद से ये काम आसान हो जाता है। आज देश के विभिन्न भागों में जाति सम्मेलन होते हैं, चाहे वो
अगर जाति सम्मेलन होना बम्बई में, तो सब लोग ट्रेन से बैठ के वहाँ पहुँच जाएंगे। उनको बताएंगे कैसे? फ़ोन के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, मतलब उनको प्रचार करके लोगों को बता देंगे। ये जो राजनीतिक दलों द्वारा बुलाए जा रहे सम्मेलन हैं, जो जातीय आधार पर सम्मेलन है, अमुक जाति का सम्मेलन लखनऊ में हो रहा है, बम्बई में हो रहा है, दिल्ली में हो रहा है, तो एक तरह से ये प्रचार के माध्यम से इन चीज़ों में और तेज़ी आई। जैसा कि एम एस श्रीनिवास ने बात कही थी, ट्रेन की जो शुरुआत हुई 1853 में, हुई तो दूसरे उद्देश्य से थी, लेकिन उससे जातिवाद को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा हुई। साथ में उस समय अगर मैं कोई नेता बुलाना चाहता था अपनी जाति के लोग को, अपने क्षेत्र के लोगों को, तो एक पोस्ट कार्ड भेज देता था, और वो पोस्ट कार्ड से जिसके ज़्यादा आते थे वो एक तरह से वो कहता था ये हमारे ज़्यादा लोग हैं, इसलिए वो एक प्रेशर ग्रुप टाइप का बना लेता था। तो एक तरह से कहा जाए, प्रचार और यातायात के साधनों के जरिए ये अनेक जाति सम्मेलन होते हैं जो जातिवाद को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इसके कारण कई बार होता है कि ट्रेन में जाने वाले अनेक दूसरे मुसाफिरों को परेशानी होती है। एक समय ऐसा था कि कई ऐसे लोग ट्रेनों में मुफ्त मुफ्त सफ़र करते थे जब इस तरह के सम्मेलन होते थे। कई बार ऐसा होता था कि स्टेशनों पे दूसरे जो मुसाफिर होते थे उनको प्रॉब्लम भी होती थी, क्योंकि वो संख्या में बहुत ज़्यादा होते थे। लखनऊ में कई बार ऐसा हुआ कि पूरा पूरा प्लेटफार्म चारबाग रेलवे स्टेशन का भर गया। अनेक जाति, एक पर्टिकुलर जाति का कोई सम्मेलन था, उस जाति के सम्मेलन के कारण सब के सब भीड़ वहाँ पर इकट्ठी हो गई थी, और उसमें से मैक्सिमम लोगों ने टिकट नहीं ले रखा था। लेकिन इसको रोकना थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि एक दो नहीं, 10-15 नहीं, बहुत सारे लोग थे, और वो एक ऐसा सम्मेलन था किसी राजनीतिक दल का जो एक पर्टिकुलर कास्ट के लिए था। तो इस तरह के सम्मेलन भी वास्तव में जातिवाद को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। विवाह संबंधी प्रतिबंध, ये निश्चित है कि ये कहा जाता है कि अपनी कास्ट में ही मैरिज करनी चाहिए, और अगर मान लीजिए अंतर्विवाह का दृष्टिकोण है भी, तो अपनी किसी जाति या उपजाति में मैरिज हो सकती है, लेकिन दूसरी जाति में मैरिज नहीं हो सकती है। इस बात का प्रतिबंध के कारण भी जातिवाद को बढ़ावा मिलता है, क्योंकि वो सारे के सारे जाति के लोग, उपजाति के लोग आपस में एक दूसरे से संबंधित हो जाते हैं, उनके लिंक्स जुड़ जाते हैं, जिसके कारण वो आपस में अपनी जाति के हितों के बारे में बातचीत करते रहते हैं, दूसरी जाति के बारे में, उनके बारे में सोचते नहीं हैं। कहने का दृष्टिकोण यहाँ पर यह है कि केवल अपनी जाति के में सोचने के लिए, चूँकि इंटरकास्ट मैरिज को जाति व्यवस्था अच्छा नहीं मानती। कई बार तो ऐसा कहा जाता है कि उससे खून की खराबी हो जाती है, जबकि बायोलॉजिकली बात गलत सिद्ध हो चुकी है। उसमें तो कहा जाता है कि जितनी दूर मैरिज करे, जितनी दूसरी कास्ट से मैरिज करे, उतना खून की शुद्धता होती है। लेकिन जाति व्यवस्था में, जाति दृष्टिकोण में ये कहा जाता है कि अपनी जाति में मैरिज करनी चाहिए, और इस प्रतिबंध के कारण जातिवाद को दिन पर दिन बढ़ावा मिला है। नगरीकरण की जो प्रक्रिया भारत में तेज़ी से फैलती जा रही है, वास्तव में ये नगरीकरण की प्रक्रिया बहुत अच्छी है। लोग गांव से निकलकर शहरों की तरफ रोजगार की तलाश में, अनेक चीज़ों की पढ़ने के लिए, तरह तरह की एक्टिविटीज़ के लिए जा रहे हैं, जिससे एक स्थान पर कई सारे लोगों की इकट्ठा हो गए हैं, और ऐसे स्थान पर इकट्ठे होने से उनमें आपस में इंटरेक्शन हुआ, और उसमें उन्होंने अपने अपने लोग, अपनी जाति के लोग को इकट्ठा करने का एक संगठन बनाना शुरू कर दिया, जिससे उनको आपस में एक स्थान पर रहने का मौका मिल गया, जिसके कारण तरह तरह के उद्देश्यों को लेकर उन्होंने तरह तरह के जाति संगठन बनाने शुरू कर दिए। मतलब अभी तक वो दूर दूर गांव में रहते थे, आपस में मिलना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन एक शहर के अंदर एक ही जाति के लोग एक जगह मिल जाते थे, तो उससे जातिवाद को बढ़ावा मिला। एक तरह से नगरीकरण से जहाँ देश के लिए अच्छा कार्य हुआ, वहाँ एक तरह से निगेटिव काम, जातिवाद को बढ़ावा मिलने में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की गई। अपनी जाति की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए भी ये दृष्टिकोण देखा जाता है कि आज समानता के द्वार सबके लिए खुले हैं, सब ओपन सिस्टम है, कोई भी कार्य कर सकता है अपनी जाति के भले के लिए। आज ये आवश्यक होगा कि अपनी जाति के अधिकाधिक सदस्य शिक्षित हो जाएं, धनी हो जाएं, अच्छे पदों पर नियुक्त हो जाएं, राजनीतिक सत्ता के अधिकारी हो जाएं, तो उस जाति की स्थिति को सामाजिक जीवन में ऊंचा उठाने का प्रयास प्रत्येक व्यक्ति करता है, और प्रत्येक जाति इस संबंध में प्रयत्नशील रहती है। मतलब कि हमारी जाति के लोग सत्ता में जीत जाएं, नौकरी मिल जाए, इसके लिए वो एक तरह से दूसरी जाति के लोगों के साथ सौतेला व्यवहार भी करने लगे हैं।
केवल इसलिए कि ताकि अपनी जाति का अस्तित्व, अपनी जाति की स्थिति, इमेज बहुत अच्छी हो जाएगी, प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए। तो इससे भी जातिवाद को बढ़ावा मिलता है। इसके साथ साथ औद्योगिक विकास, तेजी से जो औद्योगिकरण हुआ है, औद्योगिक विकास हुआ है, अपने देश के लिए बहुत अच्छा है। स्वतंत्रता 1857 की क्रांति के बाद तेजी से भारत में उद्योग धंधों की स्थापना होनी शुरू हो गई थी और देश आज़ाद होने के बाद और तेजी से होने लगी। औद्योगिक विकास से संख्या बढ़ने से देश का विकास तो हुआ, लेकिन साथ में अनेक लोग एक फैक्ट्री के डेवलपमेंट से तरह तरह की जॉब्स भी क्रिएट हुई, और उन जॉब के क्रिएट होने से उन जॉब को पाने के लिए तरह तरह के चीज़ें एक्टिविटीज़ हुई, और उसमें थोड़ा सा पक्षपातपूर्ण उन पेशों को की दृष्टि से सभी सदस्य एक स्तर पर आ गए। अच्छा, इससे क्या हुआ, प्रतिस्पर्धा बढ़ी, फलतः प्रत्येक जाति नियुक्ति में अपनी जाति के लोगों को जोड़ना शुरू कर दिया। यहीं से पक्षपातपूर्ण जातिवाद का दृष्टिकोण दिखाई पड़ा। यानी कहा जाए अपनी जाति के लोगों को उसमें सिलेक्शन करना शुरू कर दिया। जजमानी व्यवस्था का टूटना। जजमानी व्यवस्था जिसमें है कि प्रत्येक जाति दूसरी जाति की सेवाएं के लिए आवश्यक सेवाएं देती रही थी, बदले में उनको कुछ वस्तुएं मिलती रही थी। जजमानी व्यवस्था खत्म होने के बाद ये चीज़ विभिन्न जातियों के बीच संबंध टूट गए, जिससे धीरे धीरे जातिवाद को बढ़ावा मिला। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया के बारे में एम.एस. श्रीनिवास ने अपनी किताब आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन में सोशल चेंज मॉडर्न इंडिया में प्रस्तुत किया है। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप निम्न जाति के लोग उच्च जातियों का अनुसरण करके उच्च जाति के रूप में अपने आप को स्थापित करने का प्रयास करते हैं। ऐसी स्थिति में जो अपने आप को उच्च जाति के रूप में स्थापित कर लेते हैं, वो वास्तव में अपने समान निम्न जाति के लोगों को निम्न मानते हैं, जिसके साथ सौतेला व्यवहार करते हैं। इस तरह से उनके अंदर अपनी जाति के लिए पक्षपातपूर्ण व्यवहार आ जाता है, अर्थात जातिवाद को संस्कृतिकरण की प्रक्रिया से भी बढ़ावा मिलता है, जिससे आपस में श्रेष्ठ समझने की जो बात है उससे मतभेद पैदा होता है। इसके साथ राजनीति, आज पंचायत से लेकर या फिर हम कहें अपने शहरों में वार्डन से लेकर तरह तरह के जो पद होते हैं राजनीति में, उन पदों में छोटे पद से लेकर संसद के एमपीज तक भी राजनीति का दृष्टिकोण दिखाई देता है। चुनाव में विशेष रूप से जाति के आधार पर वोट मांगे जाते हैं, और जिससे कि जातिवाद ये भी देखा जाता है कि जहाँ जिस जाति के लोग ज़्यादा संख्या में रहते हैं उस जाति का व्यक्ति वहाँ से जीतता है, चाहे वो किसी भी पार्टी का। ऐसा देखने में आता है कि वहाँ पर उसी जाति के व्यक्ति को जिताने का प्रयास किया जाता है। यही कारण है कि प्रत्येक पार्टी जिस जगह पर जाति के लोग ज़्यादा रहते हैं उसी जाति के लोग को टिकट देना पसंद करती है। खासकर रजनी कोठारी की किताब राजनीति में जाति अपने आप में इस बात को क्लियर करती है कि भारत में बिना जाति की राजनीति नहीं हो सकती। एक तरह से राजनीति ने भी एक तरह से जातिवाद को बढ़ाने का काम किया है। इसका अनेक दृष्टिकोण हो सकते हैं, लेकिन अब हम देखते हैं इसके परिणाम क्या है। इसके परिणाम क्या हो सकते हैं, जैसे कि हमने कहा था औद्योगिक विकास के कारण भी जातिवाद को बढ़ावा मिला है। तो औद्योगिक कुशलता में बाधा पड़ती है, औद्योगिक जो कुशलता है उसमें बाधा दिखाई पड़ती है, क्योंकि वहाँ पर अनेक जातिगत संगठन फैक्ट्रीज में बन जाते हैं, जिसके कारण उनमें आपस में ही टेंशन होती है। ऐसे में काम कम और बातचीत ज़्यादा होती है, आपस में कहासुनी ज़्यादा होती है, जिसके कारण जिस व्यक्ति का पद जिस पर्टिकुलर कास्ट के व्यक्ति का पद ऊंचा होता है फैक्ट्री में, उसको ज़्यादा महत्व दिया जाता है, न कि कुशलता को, जिसके कारण फैक्ट्री में डेवलपमेंट, फैक्ट्री में कुशलता को महत्व थोड़ा कम दिया जाता है, जिससे फैक्ट्री का डेवलपमेंट नहीं हो पाता, जिससे देश का डेवलपमेंट नहीं होता है। तो इसका एक परिणाम ये भी निकलता है। इसके साथ साथ प्रजातंत्र के लिए घातक, जैसे कि हम कहते थे डेमोक्रेसी वह है जो जनता द्वारा जनता के लिए शासन है, लेकिन हम देखते हैं कि प्रजातंत्र में जाति के लिए जाति वालों का शासन, यानी एक तरह से प्रजातंत्र में जातिवाद के कारण समस्याएं पैदा हो रही हैं। अनेक प्रदेशों में जो जाति के आधार पर दल बने हुए हैं, जिसके कारण तमाम तरह की समस्याएं पैदा होती हैं। नैतिक पतन,
लोग अपनी ही जाति के भले के लिए सब काम करते हैं, दूसरी जाति के लोगों को गिराना चाहते हैं, दूसरी धर्म के लोगों को गिराना चाहते हैं, जिसके कारण तमाम तरह की नैतिक पतन दिखाई पड़ रहा है। वो समाज के कल्याण के बारे में नहीं सोचते, केवल अपनी जाति के कल्याण के बारे में सोचते हैं। इसके साथ साथ राष्ट्रीयता के विकास में बाधा, राष्ट्रीयता के विकास में भी बाधा जातिवाद के कारण होती, क्योंकि सभी का हित राष्ट्रीय विकास के लिए अच्छा है, राष्ट्रीय एकता के लिए अच्छा है। अगर किसी एक जाति के भले के लिए कुछ लोग काम करेंगे तो वो राष्ट्रीयता के विकास में बाधा ही पैदा करेगी, राष्ट्रीय एकता के विकास में बाधा। क्योंकि सारी जाति के लोग अगर एकजुट होके एक साथ रहेंगे तो उससे समस्याएं समाप्त होंगी और सब देश तरक्की करेगा, राष्ट्रीय एकता में के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा होगी। लेकिन जातिवाद के कारण ये चीज़ नहीं हो पाती। गतिशीलता में बाधा, जब जाति के आधार पर लोग को नौकरी पे रखा जाएगा, जाति के आधार पर लोग को किसी तरह के काम दिए जाएंगे, टेंडर दिए जाएंगे, महत्व दिया जाएगा, तो वो आगे बढ़ने से लोगों को रोकेगा। लेकिन अगर इसके विपरीत बात होती तो गतिशीलता में बाधा ना पड़ती। लेकिन गतिशीलता में बाधा का कारण जातिवाद है, क्योंकि जाति को महत्व ज़्यादा दिया जाता है। इसके साथ साथ भाई भतीजावाद को प्रोत्साहन, अपनी जाति का भाई होगा, भतीजा होगा, उसको महत्व देने से भी राष्ट्रीयता के विकास में, देश के विकास में, एक तरह से समाज के विकास में एक तरह से निगेटिविटी पैदा होगी। तो इसका परिणाम ये हुआ कि भाई भतीजावाद को प्रोत्साहन मिला। इससे क्या होता है, सामाजिक तनाव पैदा होता है, सामाजिक अव्यवस्था पैदा होती है, आपस में संघर्ष होता है जो देश के लिए घातक है। इसके उपाय यही है कि जाति प्रथा को समाप्त कर देना चाहिए। समाज को अपने आप ही देश के विकास के लिए, समाज के विकास के लिए जाति प्रथा को समूल नष्ट कर देना चाहिए। जातिवाद शब्द को समाप्त कर देना चाहिए। जब कोई जाति की बात करे तो उस चीज़ को हटा देना चाहिए, उस बारे में बात नहीं करनी चाहिए। इसके साथ साथ लोगों को अंतर्जातीय विवाह पर जोर देना चाहिए, यानी दूसरी कास्ट में मैरिज करने को महत्व देना चाहिए। इसके साथ साथ जो जातिगत संगठन बनते हैं उस पर रोक लगानी चाहिए। इस पर सरकार भी और अनेक एनजीओज़ को भी प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ये जाति संगठन बनते हैं और आपस में बातचीत करते हैं और बातचीत करके इस चीज़ को और बढ़ावा देते हैं जो देश के विकास के लिए घातक है। इसलिए जैसे कोई जाति संगठन बने उस पर रोक लगा देनी चाहिए। सख्ताई से रोक लगे तो एक तरह से जातिवाद को बढ़ावा नहीं मिलेगा। इसके साथ ही राजनीतिक जातिवाद पर भी रोक लगनी चाहिए। जो हमारी राजनीति में जातिवाद को बढ़ावा दिया जाता है, अलग अलग सम्मेलन, जातिगत सम्मेलन होते हैं राजनीतिक दलों के, तो उन राजनीतिक दलों के जो सम्मेलन होते हैं उस पर रोक लगनी चाहिए, जिससे कि जातिवाद को बढ़ावा नहीं मिलेगा। इसके साथ साथ प्रभावशाली कानून बनाने की ज़रूरत है। जब तक ये प्रभावशाली कानून नहीं बनेगा तो राजनीति में, देश के विकास में एक तरह से बाधा ही पैदा होगी। तो जातिवाद से रिलेटेड जो ऐसा कोई कानून बनना चाहिए, या कहा जाए नाम के आगे से जो टाइटल लगाया जाता है उस टाइटल को हटा देना चाहिए, जिससे जातिवाद धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। जिस दिन जातिवाद समाप्त हो जाएगा ददेश की एक बहुत बड़ी समस्या समाप्त हो जाएगी। क्योंकि जब व्यक्ति को देखा इस आधार पर जाता है कि वो एक पर्टिकुलर जाति का है, अपना ही भाई है। जब एक नेता ये कहता है, अरे तुम अपनी जाति को, कल को हम बड़े बन गए तो किसका फ़ायदा करेंगे, तुम्हारा ही फ़ायदा करेंगे। मंच पे कुछ और कहता है, पीछे कुछ और कहता है। ये जो बातें हैं, ये बातें ख़त्म होनी चाहिए। इसके लिए समाज के बुद्धिजीवियों को आगे आना होगा, समाज के पढ़े लिखे लोगों को आगे आना होगा, समझे बुझे लोगों को आगे आना होगा। जब ये सब आगे आएंगे तभी जातिवाद समाप्त हो सकता है। इसको पढ़ने के लिए 2 किताबें हम फिर से रिपीट कर रहे हैं। राजनीति में जाति, रजनी कोठारी। आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन, एम.एन. श्रीनिवास। जातिवाद एवं अन्य निबंध, ये एम.एन. श्रीनिवास। इन किताबों का भी अवलोकन करके इस बारे में और जानकारी मिल सकती है। आज इतना ही।